अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका की जानिब से ईरान पर मशरिक़ वुस्ता की तारीख का एक सबसे बड़ा हमला किया गया और ईरान के तेल सप्लाई करने वाले जजीरे खार्ग पर B-2 बम्बार्स के ज़रिए बम बरसाए जा रहे हैं। आप कह लें कि ये वो जजीरा है ईरान का जहां से उसका 90% तेल सप्लाई होता है और ये ईरान की सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी है। इस जजीरे को खार्ग कहा जाता है और ये ईरान की जो तेल की सनत है उसकी ज़िंदगी की शाहरग है, क्योंकि ये मुल्क का सबसे अहम तेल बरामद करने वाला मरकज़ है। अच्छा जी, ये जैसे आप नक्शे में देख रहे हैं कि ये शुमाली खलीज फारस में वाक़या है ये जजीरा ईरान के पास, और इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ ईरान का जो ख़ाम तेल है उसे ज़ख़ीरा किया जाता है और फिर इसे बेच दिया जाता है वहाँ पर जहाज़ों को, और 90% ईरान का ख़ाम तेल यहीं पर जमा होता है और यहीं से आगे फ़रोख्त किया जाता है, जिससे ये मुल्क की तजारत का मरकज़ भी है। इसी तरह जी, ये जजीरा बेसिकली गहरे पानियों वाली एक बंदरगाह है। इसके ऊपर बड़े जो ऑयल टैंकर्स हैं या जहाज़ हैं वो यहाँ पर आकर लग जाते हैं और इसी तरह फिर उन्हें दूसरे जो कम गहरे साहिल हैं ईरान के वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर ये जो ख़ास तौर पर जजीरा है यहाँ से एशिया के ममालिक की तरफ जहाज़ जो हैं वो ज़्यादातर रवाना होते हैं, और ये जजीरा एक वसी पाइपलाइन या नेटवर्क के ज़रिए पूरे मुल्क से जुड़ा है, जहाँ से तेल जो है वो इस जजीरे के ऊपर मौजूद बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स में या रेजरवायर्स में जमा होता है और फिर आगे से ये जहाज़ों के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पर ईरान ने ये सहूलत बनाई हुई है कि क्योंकि यहीं पर सारा तेल जमा हो जाता है उनका 90%, तो फिर उन्हें शेड्यूल करने में जहाज़ों के और फिर उसी तरह से तेल के शेड्यूल के लिए भी उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि ज़ख़ीरा उन्होंने यहीं पर किया हुआ है। लेकिन आप देखें कि चंद दिन पहले जब इसराइल ने ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया था तो तब अमेरिका ने ये कहा था कि इसराइल को ये नहीं करना चाहिए, और अब अमेरिका खुद ये हमले कर रहा है और ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बना रहा है। उसकी वजह ये है कि अब ये वार जो है वो आबनाए हुर्मज़ इसका मरकज़ बन चुका है और अमेरिका पर आबनाए हुर्मज़ खुलवाने का बेहद दबाव है, क्योंकि तेल की सप्लाई पूरी दुनिया में पूरी नहीं हो रही, तेल की कीमतें भी मुस्तहकम नहीं हो रही, जिसके लिए हुर्मज़ का खुलना बेहद ज़रूरी है। और आप देखें कि पिछले 2-3 रोज़ में ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल को इस जंग में सख्त नुकसान पहुंच रहा था, और आलमी मीडिया चाहे वो अमेरिका का ही क्यों ना हो जंग पर सवालात आज भी ज़्यादा उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए ट्रंप मीडिया को मंजन बेचने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है। लेकिन तमाम तर कार्रवाइयों के बाद भी हकीकत ये है कि आज भी हुर्मज़ का कंट्रोल ईरान के पास है और वहां से कोई भी जहाज़ ईरान की मर्जी के बगैर नहीं गुजर सकता। अच्छा जी, ट्रंप का इस हवाले से कहना था कि अमेरिका ईरान को फौजी और मुआशी तौर पर तबाह कर रहा है और आइंदा मज़ीद सख्त कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। अमरीकी अफवाज ईरान की बहरिया, फ़िज़ाइया, मज़ाइल और ड्रोन सलाहियतों को तबाह कर रही है। और ट्रंप का कहना है जी कि अमेरिका के पास गैर मामूली फ़ौज, ताकत और लामहदूद असलहा मौजूद है। ठीक है जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, उसके पास लामहदूद ताकत भी है, लामहदूद फौजी वसाइल भी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि लामहदूद फौजी ताकत होने के बावजूद, लामहदूद असलहा होने के बावजूद आप ईरान जैसे मुल्क को शिकस्त नहीं दे सके और ख़ास तौर पर उसको शिकस्त देने का टाइम पीरियड नहीं बता सके। ये आपकी एक लामहदूद फ़ौजी सलाहियत होने के ऊपर सवालात ज़रूर उठाती है और आपकी जो एक पावर है एज आ वर्ल्ड सुपर लीडर या सुपर पावर के तौर पर, उसको भी चैलेंज ज़रूर कर रही है कि ऐसी पावर को क्या करना कि आप ईरान के साथ जंग ख़त्म करने के लिए आज भी वक्त देने के लिए तैयार नहीं हैं या इस पोजीशन में नहीं हैं। सिर्फ आपने इसको 4-5 दिनों की एक शॉर्ट टर्म जंग के तौर पर शुरू किया था, लेकिन अब आपके लिए ये एक भयानक ख्वाब बनता जा रहा है, क्योंकि आपके पास भी ना तो मीडिया को बताने के लिए कुछ है, ना अभी ईरान में कुछ तबाह करने के लिए है आपके पास, सवाए जो है वहाँ पर अवाम को बम मारने या ईरान की जो फैसिलिटीज़ हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के अलावा आपके पास और कोई चीज़ नहीं बची, सिर्फ मीडिया को मंजन बेच रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये देखें कि अमेरिका ने ईरान के रहनुमाओं के बारे में मालूमात फराहम करने वालों को या इन्हें गिरफ्तार करवाने वालों को $1 करोड़ देने के इनामात की पेशकश की है
اور یہ جو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں 10 افراد کا حوالہ دیا گیا ہے، اور ان میں جو سب سے اہم نام، یعنی کہ 2 نام ان میں جو سب سے اہم ہیں وہ ہیں جی نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی اور ان کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی شامل ہیں اس میں۔ باقی جی اسرائیل کے شہر تل ابیب میں حزب اللہ کی جانب سے راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ آئرن ڈوم بھی خاموش ہے جس کی وجہ سے عمارتوں کو آگ بھی لگی ہوئی ہے۔ باقی ایران کی جانب سے کل بھی عراق اور عرب ممالک میں ڈرونز فائر کیے گئے۔ ابھی تک 14واں روز ہے جنگ کا۔ اگر اس کا خلاصہ دیکھیں تو امریکہ اس وقت شدید پینک میں ہے۔ اس کے 13 فوجی ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں۔ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے ابھی تک تابوتوں کا امریکہ پہنچنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اربوں ڈالر کا نقصان ہے، تیل کی بندش ہے، لیکن رزلٹ زیرو ہے۔ ایک بھی گول امریکہ ابھی تک حاصل نہیں کر سکا۔ باقی اگر آپ یہ کہیں کہ امریکہ کے پاس کچھ بچا ہے تو وہ فی الحال بالکل نہیں ہے، کیونکہ امریکہ ایک T20 جنگ کے چکر میں آیا تھا، لیکن آگے سے ٹیسٹ جنگ شروع ہو گئی۔ اب اس میں ایران کی آپ کہہ لیں کہ اننگ ابھی تک کیونکہ جاری ہے، اور امریکہ کے پاس جیت کے آپشن کے علاوہ صرف 2 آپشن بچے ہیں، یا تو ایران سے ابھی نکل کر وہ جنگ سے ڈرا لے لیں، یا دوسری صورت میں پھر امریکہ کی ہار کنفرم ہے، کیونکہ جنگ جتنی لمبی ہوگی امریکہ اس میں پھنستا چلا جائے گا۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں روس کے معاملے پر۔ کل ٹرمپ نے یہ خود بیان دیا کہ لگتا ہے کہ روس ایران کی تھوڑی بہت مدد کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایران کے ٹارگٹ ہٹ ہو رہے ہیں۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ روس ایران کی مدد اس لیے کر رہا ہے کہ امریکہ نے روس کے خلاف یوکرین کی مدد کی تھی۔ لیکن یہاں پر آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ سچویشن بتاتا ہوں کہ اس جنگ میں روس ایران کی مدد کر رہا ہے اور امریکہ روس کی مدد کر رہا ہے۔ وہ ایسے جی کہ امریکہ نے عارضی طور پر دیگر ممالک کو پابندیوں کے تحت آنے والے روسی تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری کے لیے اجازت دے دی ہے، اور امریکی محکمہ خزانہ کے سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ یہ ایک عارضی اقدام ہے جس کا مقصد جنگ کے دوران عالمی توانائی اور منڈیوں میں استحکام کو فروغ دینا ہے۔ اچھا جی، صدر ٹرمپ کی یہ اجازت جو ہے وہ 11 اپریل تک برقرار رہے گی، اور اسکاٹ بیسنٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ محدود اور قلیل مدتی اقدام ہے، صرف اس تیل پر ہی لاگو ہوگا جو پہلے سے ترسیل کے مراحل میں ہے، اور اس سے روسی حکومت کو کوئی نمایاں مالی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اچھا جی، اس پر یورپی رہنماؤں نے روس کے تیل کی برآمد پر عائد پابندیوں میں نرمی کے خلاف، یعنی کہ اس امریکہ کے فیصلے کی مخالفت کی ہے، اور صدر یورپی کونسل انتونیو کوسٹانے نے امریکی فیصلے کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس فیصلے سے یورپ کی سلامتی متاثر ہوگی۔ اسی طرح ایکس پر انہوں نے لکھا کہ پابندیوں میں نرمی سے یوکرین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے روسی وسائل میں اضافہ بھی ہوگا۔ اب یہاں پر یوکرینی صدر زیلنسکی نے بھی کہا ہے کہ اس اقدام سے روس کو $10 ارب کا فائدہ ہوگا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بھی کہا ہے کہ ابنائے ہرمز کی بندش کسی صورت جو ہے وہ پابندیاں ہٹانے کا جواز نہیں بنتی۔ پھر اسی طرح کینیڈین وزیر اعظم نے ابھی یہ کہا ہے کہ روس پر پابندیاں برقرار رہنی چاہیے۔ اچھا جی، اب یہ تمام تر صورتحال دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی جنگ تھی یہ امریکہ کی پلان کی ہوئی نہیں تھی، یہ اسرائیل کی پلان کی ہوئی تھی۔ اس میں ٹرمپ کے اگر آپ بیانات دیکھیں تو وہ ان سے ملتے نہیں ہیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں جی کہ جنگ 2 دن میں ختم ہو جائے گی، بس جلدی ختم ہو جائے گی، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کہنے کو بتانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی جنگ جتنی بھی تھی یہ اسرائیل کی پلان کی ہوئی تھی، نتنیاہو کی پلان کی گئی تھی۔ اس کے شواہد آپ کچھ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے دن ایران کے اوپر جو امریکہ نے حملہ کیا، جس میں آیت اللہ خامنائی بھی شہید ہوئے، اس کے بعد یہ خبریں سامنے آئیں جی کہ اس میں تمام تر جو انٹیلیجنس تھی، تمام تر جو خفیہ معلومات تھیں، آپریشن کا جو تمام تر سینیریو تھا وہ مکمل کیا گیا تھا، پلاننگ کی گئی تھی اسرائیل یا موساد کی جانب سے، اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے امریکن جہازوں نے یا ٹرمپ کے جہازوں نے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے ایران کی آئل فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا، وہ اس میں ایک بڑے سوالات تھے جس کے اوپر امریکہ نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ اب یہ غلط تھا صحیح تھا پتہ نہیں ان کی اندر کیا کھچڑی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس میں مخالفت ایک دوسرے کی سامنے آئی، یا اس میں اعتراضات اس امریکہ نے ایران کے اوپر ضرور اٹھائے کہ یہ آئل فیسلٹیز کو آپ کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں
ख़ास तौर पर जो पहले दिन ईरान में हमला हुआ था, जहां पर स्कूल की बच्चियों के ऊपर मिसाइल फेंके गए थे, तो वहाँ पर भी ये कुछ जो है वो इस वक्त क्या असराइयाँ हो रही हैं कि इसकी प्लानिंग जो थी वो तमाम तर जो इसकी आप कह लें कि जितनी भी इंटेलिजेंस थी वो लोकेशन के हवाले से भी तमाम तर इसराइली थी। सिर्फ अमेरिकन बमबार तैयारों ने या अमेरिकन तैयारों ने उसको एग्जीक्यूट किया था। तो इन तमाम तर सूरत हाल को, इस तमाम तर चीज़ को देखते हुए आप यहाँ पर अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि इस तमाम तर जंग की प्लानिंग जो थी वो इसराइल की थी। ट्रंप किसी एडवेंचर के चक्कर में इस जंग में आया, उसको ये शायद कहा गया होगा जी कि 4 दिन की जंग है, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं, उसके बाद फिर आप भी हीरो बन जाएंगे और एक और तमगा जो है वो आपके गले में लटक जाएगा और आपके सर के ऊपर एक और ताज WWE की तरह आप रख दिया जाएगा कि आपने ईरान को जो है वो मार गिराया या ईरान को फतह कर लिया है। लेकिन अब ट्रंप को कुछ समझ नहीं आ रही, वो इससे भागने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, भागने का रास्ता उन्हें मिल नहीं रहा। रोज़ कहते हैं जी कि हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया, अब ईरान में तबाह करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन जितने भी गोल थे वो अभी तक अचीव ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से नहीं हो सके। और ये आज भी पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है, पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई के नरगे में है, पूरी दुनिया इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है, आलमी मार्केटें इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि जंग ख़त्म करने का आखिरी वक्त, आखिरी दिन, आखिरी टाइम सिर्फ़ और सिर्फ ईरान के पास है। जब तक ईरान के पास 5 मिसाइल, 10 मिसाइल भी बाकी हैं, वो जंग लड़ता रहेगा और ये जंग तब तक जारी रहेगी। आप इस वाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।